हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आपको करवाऊंगी हिस्ट्री। मुझसे जुड़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूट्यूब सेशन रहता है शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये अलग बात है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन हम हर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनको हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं, साथ ही साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपको हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग वे में करवा सकती हूँ, तो आप लोग मुझसे जुड़ी हर अपडेट, मतलब आपके सब्जेक्ट से जुड़ी अपडेट जो है हिस्ट्री विद रितु मैम, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको हर प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी के साथ देखते हैं, क्लास में चलते हैं कि मैम क्या करवा रही हैं, कैसी इंफॉर्मेशन दे रही हैं, क्या टॉपिक करवा रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं रितु अग्रवाल आप लोगों के लिए लेके आई है एक स्पेशल एक इंटरेस्टिंग आज एक ट्रिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। ज्वेलर्स ऑफ अकबर, 9 ज्वेलर्स ऑफ अकबर। आप सभी को पता है कि अकबर के कितने रत्न थे? 9 हीरे थे, 9 रत्न थे। एक माँ कहती है कि मेरे 2 अनमोल रत्न, लेकिन अकबर कहता है कि मेरे 9 अनमोल रत्न। बात समझ में आई? एक माँ कहती है कि मेरे 2 अनमोल रत्न, ठीक है, आपको पता ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे, राम लखन, आप सभी को पता, फिल्म देखी होंगी आपने। अब आप कहोगे कि मैम आप फिल्म बहुत देखते हो। हाँ, आपको पता ही है मैं फिल्म बहुत देखती हूँ। तो देखो, एक माँ ने कहा कि मेरे 2 अनमोल रत्न, अकबर क्या कहता है कि मेरे 9 अनमोल रत्न। आज हम उन 9 रत्नों के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज हम अकबर के नवरत्न क्या कहते हैं, अकबर के नवरत्न अपने बारे में क्या बताते हैं, आज हम ये देखने वाले हैं। आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अकबर के नवरत्न हैं उनको बाय ट्रिकी वे में हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा हमें कंफ्यूजन रहती है कि अकबर के नवरत्नों में कौन कौन आएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हर कोई सोचते हैं कि अकबर के दरबार में तो ये भी था, अकबर के दरबार में तो ये भी था, इन किस किस को हम शामिल करें, किस किस को शामिल करें। तो आज हम उस ट्रिक के अंदर अकबर के नवरत्नों को शामिल करते हैं। आप अगर वो ट्रिक याद कर लेते हो, क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि मैम प्लीज ट्रिक्स लेके आया करो ताकि हमें अच्छे से याद हो जाता है आपका करवाया हुआ, तो आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर आज हम अकबर के नवरत्नों के बारे में बात करेंगे। अकबर के नवरत्न बाय ट्रिकी वे, किसके द्वारा? रितु मैम के थ्रू। ओके, क्लियर? आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक आप सामने पीपीटी दी हुई है, इसके अंदर आपके सामने अकबर के नवरत्न दिए गए हैं। आपके सामने, आपको मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये है अकबर के नवरत्न। क्या है? अकबर के नवरत्न। इन अकबर के नवरत्नों को बाय नेम याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीक्वेंस में कि ये भी आएगा वो भी आएगा, तो हमने इसकी ट्रिक बनाई है। पहले आप लोग इनको ध्यान से देख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि आपके सामने अबुल फजल है, तानसेन है, टोडरमल है, अब्दुल रहीम खान खाना है, मुल्ला दो प्याजा है, हकीम हुकाम है, राजा मान सिंह है, बीरबल है एंड फेजी है। आप देख सकते हैं। तो चलो बढ़ते हैं, फर्स्ट देखते हैं पहले पीपीटी के अंदर हम ट्रिकी वे में कैसे याद कर सकते हैं। देखिए भाई, ये है आपके पास में ट्रिक। जात बात में MDH, बात जात में MDH, जैसे मर्जी याद करो, जात बात में MDH या बात जात में MDH। MDH मसाला सुना हुआ है आपने? सुना हुआ है MDH मसाला? चंकी चाट मसाला, MDH मसाला देखा हुआ है ना? अंकल जी आते हैं हमारे, पता ही है ना? हाँ जी। तो उसी तरह से बात जात में MDH, ध्यान से देख लो, इसको ध्यान से देख लो। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस ट्रिक के अंदर हमने टोटल 9 नाम ले लिए हैं। अकबर के 9 हीरों के बारे में बात कर ली है, 9 ज्वेलर्स ऑफ अकबर के बारे में हमने बात कर ली है। आप इस ट्रिक को देख लीजिए, याद कर लीजिए। बात जात में MDH, बात जात में MDH, बात जात में MDH, आपको अकबर के नवरत्नों के बारे में अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर? तो चले बढ़ते हैं फर्स्ट की तरफ। क्या कहता है आपका? पहला क्या है? बी। पहला क्या है? बी। तो बी क्या कहता है आपका? बी क्या कहता है? बता सकता है कोई? मुझे पता है, जिन्होंने मुझसे किया है उनको पता है इस बारे में। बी से क्या बन गया आपका? बीरबल। क्या बन गया? बीरबल। बी से आपका क्या बन गया? बीरबल। बी से आपका क्या बन गया? बीरबल।
बीरबल। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं ए की। ए के बारे में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, अबुल फजल। क्या हो सकता है, अबुल फजल, अबुल फजल। टी से क्या हो सकता है, टोडरमल। टी से क्या हो सकता है, टोडरमल। क्या हो सकता है, टोडरमल। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद जे क्या कहता है भाई, जे क्या कहता है, आप सुना हुआ फेजी। क्या, फेजी। तो जे से क्या बन गया, फेजी। जे से क्या बन गया, फेजी। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आया। अगर आप लोग ऐसे ही नहीं याद कर सकते, हम इसको क्लियरली ऐसे लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। सबसे पहले हम बी की बात करें तो बी में क्या आ गया, बीरबल। बी में क्या आ गया, बीरबल। हाँ जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए की। ए से क्या आ गया, अबुल फजल। ए से क्या आ गया, अबुल फजल। ए से क्या आ गया, अबुल फजल। टी से क्या आ गया, टोडरमल। टी से क्या आ गया, टोडरमल। क्लियर, बात समझ में। जे से हम बात करते हैं फेजी। जे से हम बात करते हैं फेजी, फेजी, जे, फेजी, जे। ए से हम किसकी बात करेंगे, बता सकता है कोई? हाँ जी, अब्दुल रहीम खान खाना। वेरी गुड, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी। तो टी से आपका बन गया, क्या बन गया, तानसेन। टी से आपका क्या बन गया, तानसेन। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं म की। म से क्या हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, बता सकता है कोई? हाँ जी, मान सिंह। क्या हो सकता है, मान सिंह। डी से क्या हो सकता है, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, प्याज भाई, ऑनियन। हाँ जी। नेक्स्ट क्या बच गया, ह, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। क्लियर, बात समझ में आई। बी से क्या बन गया, बीरबल। ए से क्या बन गया, अबुल फजल। टी से क्या बन गया, टोडरमल। जे से क्या बन गया, फेजी। ए से क्या बन गया, अब्दुल रहीम खान खाना। टी से क्या बन गया, तानसेन। आप इन दोनों को एक जगह कर सकते हो ट्रांसफर। म से क्या बन गया, मान सिंह। डी से क्या बन गया, मुल्ला दो प्याजा। एच से क्या बन गया, हकीम हुकाम। ये थे अकबर के नवरत्न। इनके बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। क्लियर, बात समझ में आई। तो देखो, इनकी कहानी रितु मैम की जुबानी। हाँ, ये लाइन बिल्कुल सही रहेगी, इनकी कहानी रितु मैम की जुबानी। तो देखिए, ये हैं अकबर के नवरत्न, बीरबल, अबुल फजल। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, लाभदायक रहेगा ये। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, फेजी, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा एंड हकीम हुकाम। देख लीजिए, ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को, क्योंकि आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। क्लियर, बात समझ में आ गई। ये तो हमने इनकी कंबाइंड बात कर ली, क्योंकि हमें ट्रिक ही याद करना था। बात जात में एमडीएच, जात बात में एमडीएच, बात जात में एनडी, जो आपको ये याद करना है। अब हम देखते हैं कि ये पर्सनली अपने आप के बारे में क्या कहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं। देखो, हाँ जी, पिक्चर देखकर आप लोग सिर्फ गेस करो कि ये कौन हो सकता है। पिक्चर देखकर आप लोग सिर्फ ये गैस कीजिए कि ये कौन हो सकता है। जल्दी जल्दी बताइए, पिक्चर देख के आप जल्दी जल्दी बताइए कि ये कौन हो सकता है। थोड़ा सा तो आइडिया लगाइए, क्या हो सकता है ये, कौन हो सकता है ये। हाँ जी, किताब देख रहे हैं आप, किताब देख रहे हैं आप, कौन होगा ये? अबुल फजल। अबुल फजल कौन होगा ये? अबुल फजल। बात समझ में आई, कौन होगा ये? अबुल फजल। अबुल फजल के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं।
अबुल फजल अकबर का हमराज था। हमराज समझते हैं ना, जो आपके हर राज को जानता है। अबुल फजल अकबर का सबसे घनिष्ठ, घनिष्ठ मतलब कि अच्छा दोस्त था। हमराज तो आप उसी को बनाएंगे ना जिसको आप अपना दोस्त मानते हैं। तो अबुल फजल जो था अकबर का सबसे फेवरेट दोस्त कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, उसका फेवरेट मित्र था। ठीक है, अबुल फजल ने किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। क्या नाम था? अकबरनामा। क्या नाम था? अकबरनामा। अकबरनामा, बात समझ में आई? अब क्या हुआ, अकबरनामा के अंदर 3 पार्ट हैं। अकबरनामा के अंदर 3 पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसमें अकबर के बचपन की कहानी है। अकबर के बचपन की कहानी है कि राजा बनने तक का सफर कैसा रहा। दूसरा जो पार्ट है उसमें अकबर के राजा बनने के बाद की कहानी है। राजा बनने तक का सफर और राजा बनने के बाद की कहानी है। तीसरा जो पार्ट है इसमें इसने थोड़ी सी चालाकी कर दी अबुल फजल ने। तीसरे पार्ट में इसने अपने बारे में भी लिखा। किसके बारे में? अपने बारे में भी लिखा। और किसके बारे में लिखा? अकबर के बारे में भी लिखा। बात समझ में आई? तो इतिहासकारों को ये तीसरी कृति, तीसरी रचना इतनी पसंद आई कि इन्होंने अकबरनामा से इसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। और इसका नाम क्या रख दिया? आईने अकबरी। क्या रख दिया? आईने अकबरी। आईने अकबरी। आईने अकबरी। क्या नाम रख दिया? आईने अकबरी। ये है अबुल फजल। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना, मैम ने इसके हाथ में किताब देखी थी तो मैम ने कहा कि ये अबुल फजल है। ये कहते मैं अबुल फजल हूँ। ये कहते मैंने किताब लिखी थी जिसका नाम था अकबरनामा। और अकबरनामा के जो पहला पार्ट था उसमें तो मैंने क्या लिख दिया? अकबर से बचपन की और उसके राजा बनने तक का सफर। और जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने क्या लिखा? अकबर जब राजा बन गया उसके बाद की थोड़ी सी कहानी। और उस तीसरे पार्ट में उन्होंने उन्होंने सोचा कि यार मेरे बारे में भी तो लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तीसरे पार्ट में अपने बारे में और अकबर के बारे में लिख दिया। उस पार्ट को इतिहासकारों ने इतना पसंद किया कि उसे एक अलग से नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या रखा? आईने अकबरी रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल की कृति, अबुल फजल की किताबों का नाम बताइए। एक है आईने अकबरी और एक है अकबरनामा। आईने अकबरी अकबरनामा का ही एक पार्ट है। क्लियर? बात समझ में? अगर आप बात करते हैं दीन-ए-इलाही, आप सभी को पता है कि अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था जिसे हम क्या कहते हैं? दीन-ए-इलाही। क्या कहते हैं? दीन-ए-इलाही। ये अकबर ने एक नया धर्म शुरू किया था। दीन-ए-इलाही में क्या था? सभी को साथ लेकर चलना था। इसमें अकबर ने क्या किया? आप हर धर्म की रिस्पेक्ट करो। उसने सोचा कि यार हर धर्म में अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी हैं, दूसरे धर्म में भी अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ हैं। तो उसने क्या किया? सभी धर्मों की, चाहे कोई भी धर्म है, सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों को उठाया, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया और उसे क्या नाम दिया? दीन-ए-इलाही नाम दिया। एक नया धर्म शुरू किया कि आप दीन-ए-इलाही को एक्सेप्ट कीजिए। ये एक धर्म है जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या बनाता है? तालमेल बनाता है, उन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो दीन-ए-इलाही बेसिकली एक धर्म है जिसे किसने शुरू किया था? अकबर ने शुरू किया था। कब? 1582 में शुरू किया था। लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका सेनोरिया, इसका प्रारूप, इसका रूपरेखा किसने तैयार की थी? अबुल फजल ने तैयार की थी। ये कहता मैं तैयार करूंगा दीन-ए-इलाही कैसे तैयार करना है। तो दीन-ए-इलाही का सेनोरिया, दीन-ए-इलाही का स्ट्रक्चर किसने तैयार किया था? अबुल फजल ने तैयार किया था। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आई? एक चीज का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आप सभी को पता है अबुल फजल को मारा गया था। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? सलीम ने। किसने की थी? सलीम, जिसे आप जहांगीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जहांगीर के नाम से जानते हैं। अबुल फजल कहता कि एक बार क्या हुआ कि अकबर का बेटा था जहांगीर, उसने विद्रोह कर दिया। तो अकबर को लगा कि मैं उसका सबसे फेवरेट हूँ, तो उसने कहा कि अबुल फजल ही है जो जहांगीर को समझा सकता है। अबुल फजल चले गए समझाने के लिए। जहांगीर को लगा कि ये मुझे मारने आया है, तो जहांगीर ने अपने एक बंदे को, अपने एक फ्रेंड को, जिसका नाम था वीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला, इसको पहले से ही सुपारी दी हुई थी। जब अबुल फजल पहुंचा
जहांगीर से मिलने के लिए, तो वीर सिंह बुंदेला ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। क्वेश्चन पूछेगा अबुल फजल की हत्या किसने की थी, किसने की थी, किसने करवाई थी, सलीम ने करवाई थी, और उसने की थी वीर सिंह बुंदेला ने की थी। किसने की थी, वीर सिंह बुंदेला ने। ये चीजें अपने दिमाग में बिठा लो, आप लोगों के काम आएंगी। क्लियर, बात समझ में आई? तो याद रखिएगा अबुल फजल जो अकबर के नवरत्नों में बहुत अच्छा था। आप सभी को पता है अकबरनामा, आईने अकबरी, इसकी 2 किताबें हैं। दीन ए इलाही का स्ट्रक्चर, दीन ए इलाही का प्रारूप सैनोरिया किसने तैयार किया था, अबुल फजल ने। इसकी हत्या किसने की थी, सलीम। किसके कहने पर किसने की थी, सलीम के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने की थी। कब, 1602 में। इसी के साथ अबुल फजल की कहानी रितु मैम की जुबानी। क्लियर, बात समझ में आई? ये शेख मुबारक नागौरी का बेटा था, आप सभी को पता ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया आपका 1 नंबर। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं, ये है मान सिंह। मिर्जा मान सिंह अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति, आप सभी को पता है अकबर का सेनापति या अकबर का कमांडर कौन था, मान सिंह था। ये अकबर की पत्नी, अकबर की जो पत्नी थी जोधा भाई, उसका क्या था, भतीजा था। क्या था, भतीजा था, मतलब कि इसकी भाई का क्या था, बेटा था। क्या था, बेटा था मान सिंह। बात समझ में? अकबर मान सिंह से बहुत प्रभावित था। आप सभी को पता है मान सिंह क्या है, एक राजपूत है। क्या है, राजपूत है। और मान सिंह का सबसे बड़ा योगदान किसमें रहा है, हल्दी घाटी के युद्ध में रहा है। आप सभी को पता है 1576 में जो महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की सेना का कमांडर कौन था, मान सिंह था। कौन था, मान सिंह था। किस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। किस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में। बात समझ में आई? तो ये वो है मान सिंह, देख लीजिए ध्यान से, ये है मान सिंह, राजा मान सिंह। क्लियर, बात समझ में आई, समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ जी 20 जून को आप सभी को पता है कि भाई पीएसटेट का बैच स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हमें इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, तो जल्दी जल्दी अलोड़ा क्लासेस का प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी मिर्जा मान सिंह है, आप सभी को पता है घोड़े पे सवार हैं, ये है राजा मान सिंह। क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, ये है राजा टोडरमल, देख लीजिए ध्यान से, ये है राजा। अगर किसी ने नहीं देखे हुए पहले, तो मैम आपको आज इतिहास से रूबरू करवा रही हैं, आपको इतिहास दिखा रही हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति हैं। ये है राजा टोडरमल, कितने सुंदर है ना, है कि नहीं है, सुंदर है ना। हाँ जी, राजा टोडरमल, आप सभी को पता है राजा टोडरमल पहले किसके दरबार में थे, शेर शाह सूरी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, शेर शाह सूरी के दरबार में थे। शेर शाह सूरी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे, शेर शाह सूरी के दरबार में थे। कौन, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर का क्या है, वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। अकबर का क्या है, वित्त मंत्री है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अकबर का क्या है, वित्त मंत्री है। और शेरशाह सूरी, ये पहले किसके दरबार में थे, शेरशाह सूरी के दरबार में थे। इसी वजह से टोडरमल को शेरशाह सूरी के बारे में सारा कुछ पता था। इस वजह से शेरशाह सूरी को अकबर का पाथ फाइंडर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि टोडरमल ने अकबर को सारा कुछ बताया जो शेरशाह सूरी के दरबार में होता था। इसलिए शेरशाह सूरी का जितना भी शेरशाह सूरी ने प्रशासन में काम करवाया था, उसे अकबर ने अपने प्रशासन में लागू किया था। इस वजह से शेरशाह सूरी को अकबर का रास्ता दिखाने वाला कहा जाता है। क्लियर, मतलब कि पाथ फाइंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाथ फाइंडर कहा जाता है, रास्ता दिखाने वाला कहा जाता है। क्लियर, बात समझ में आ गई, समझ में आया। ये थी टोडरमल की कहानी, रितु मैम की जुबानी। नेक्स्ट है तानसेन जी। कौन है, तानसेन जी, देख सकते हैं आपको इनके हाथ में जो वाद्य अंतर है उसी से पता चल गया, अगर जो इंस्ट्रूमेंट है उसी से आपको पता चल गया होगा कि ये संगीतज्ञ हैं, म्यूजिक राइटर है, म्यूजिकर है, मतलब संगीतज्ञ हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा देखने से। आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, तानसेन जो है वो एक राग गाते थे जिसका नाम था, उस राग समझते हो ना, राग जैसे हर सुर में राग होती है, हर सुर होता है, राग होती है, तो एक राग गाते थे जिसका नाम था मेघ मल्हार। क्या नाम था, मेघ मल्हार। जब भी ये राग गाते थे, कौन, तानसेन जी, आप बिलीव नहीं करेंगे बारिश हो जाती थी। मेघ मतलब क्या होता है, बारिश। पहले के म्यूजिक और जो संगीतज्ञ होते हैं उनमें इतनी पावर होती थी कि ये लोग कुछ भी कर सकते थे,
कुछ भी कर सकते थे। आपको मैं बताऊं, शाहजहां, मुगल शासक था शाहजहां, उसके दरबार में 2 संगीतज्ञ थे, 2 भाई थे। उन्होंने एक ऐसी राग गाई कि शाहजहां जो है मंत्रमुग्ध हो गया, मतलब कि खो गया। और उसने गलती से ऐसे पैगाम पर साइन कर दिया जो उसको करने ही नहीं चाहिए थे। मतलब वो खो चुका था, उसको पता ही नहीं। जैसे इंसान कुछ खा के या कुछ नशे में वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता मेरे साथ क्या हो रहा है। उसी तरह से शाहजहां के दरबार में जो 2 संगीतज्ञ थे, उन ऐसी राग गाई कि शाहजहां को पता ही नहीं कि उसने क्या किया, उसने साइन कर दी। बाद में जब शाहजहां को पता चला कि उन्होंने ऐसी राग गाई है, तो शाहजहां ने क्या किया, उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया, क्योंकि आप सभी को पता है कि कुछ भी हो सकता था। बात समझ में आई? तो तानसेन एक ऐसी राग गाते थे जिसका नाम था मेघ मल्हार, जो बारिश कर देती थी। अकबर इनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि आपके तो कंठ में, आपके कंठ में, कंठ मतलब गला, आपके कंठ में क्या भरी हुई है, वाणी भरी हुई है। बात समझ में आई? आपके कंठ में, कंठ मतलब गला, कंठ में क्या भरी हुई है, वाणी, सुर भरे हुए हैं। इस वजह से तानसेन को कौन सा टाइटल दिया, कंठा भरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास। किस चीज का टाइटल किसने दिया था, अकबर ने, क्योंकि आप सभी को पता अकबर के नवरत्न। अकबर बहुत ज्यादा इंप्रेस था तानसेन से। बात समझ में आई? इन कौन सी राग गाते थे, मेघ मल्हार। इन अकबर ने कौन सा टाइटल दिया, कंठाभरण वाणी विलास, कि आपके कंठ में वाणी भरी हुई है। बात समझ में आई? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, ग्वालियर में। कहाँ पे है, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ पे है, ग्वालियर में। क्लियर? बात समझ में आई? तो तानसेन कौन सी राग गाते थे, मेघ मल्हार। तानसेन का मकबरा कहाँ पे, ग्वालियर में। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, और इसे अकबर ने कौन सा टाइटल दिया था, कंठाभरण वाणी विलास का। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए। ये हैं अब्दुल रहीम खान खाना। यहाँ पे बेसिकली इनको रहीम के नाम से लिखा गया है, लेकिन मैं आपको पूरा नाम लिख देती हूँ, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। आप सभी को पता है अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा है। आप सभी जानते हैं बैरम खां ने ही अकबर को राजा बनना सिखाया, अकबर का साथ दिया। पानीपत के युद्ध में भी अकबर का साथ बैरम खां ने, बेसिकली पानीपत का युद्ध था ही बैरम खां के साथ, लेकिन अकबर एक राजा था, इस वजह से हम अकबर का नाम लेते हैं। तो अब्दुल रहीम खान खाना किसका बेटा है, ये बैरम खां का बेटा है। किसका बेटा है, बैरम खां का बेटा है। जब अकबर ने बैरम खां को अपने दरबार से निकाल दिया था, उसके बाद जब महामनंगा ने किसी को सुपारी देकर एक अफगान को, एक पठानी को बैरम खां को मारने के लिए कहा था, तो जब बैरम खां की मृत्यु हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को क्या ले लिया था, गोद ले लिया था। एक तरह से कह सकते हैं कि उसने बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम से क्या कर ली, शादी कर ली, और बैरम खां को गोद लेना या उसका पालन पोषण किसने किया था, अकबर ने किया था। क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ पर अगर हम अब्दुल रहीम खान खाना की बात करते तो सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अब्दुल रहीम खान खाना ने, अब सभी को पता है, बाबर की आत्मकथा थी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, इसका तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी, तुर्की भाषा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बाबर जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी तुजुक ए बाबरी, वो कौन सी भाषा में थी, तुर्की भाषा में थी। तो इस तुजुक ए बाबरी का किसने क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था। कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में, जिसका नाम क्या है, बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा। बात समझ में आए? और एक चीज बताऊं, बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था। जब बाबर मरा था ना, तो उसे आगरा में दफनाया गया था, लेकिन क्योंकि अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तो अकबर को तो पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जब बाबरनामा को पढ़कर सुनाया अकबर को, क्योंकि अकबर की इच्छा थी, वो जानना चाहता था अपने दादाजी के बारे में, क्योंकि दादाजी थे हमारी बाबर, तो उसने कहा कि मुझे अपने दादाजी के बारे में जानना है। तो अब्दुल रहीम खान खाने ने किताब को पढ़ा, वो पढ़ रहा है, अचानक से पढ़ते पढ़ते चुप हो गया। अकबर कहते क्या हो गया, सांप सूंघ गए तुम्हें, क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? कहते जनाब इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे क्या लिखा हुआ है। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, आपके दादाजी को, बाबर को कहाँ पे दफनाया गया, आपके दादाजी का मकबरा तो आगरा में है।
हाँ ठीक है, आगरा में है, लेकिन आपके दादाजी की तो अंतिम इच्छा काबुल में दफन होने की थी। उनका तो काबुल सबसे फेवरेट शहर था। जैसे आप लोगों का हिल स्टेशन फेवरेट होता है, वैसे उनका क्या था, काबुल था। आपके दादाजी चाहते थे कि मुझे काबुल में दफन किया जाए, काबुल में मेरा मकबरा बनाया जाए। अकबर कहता अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। सैनिकों का आदेश, तो जल्दी जल्दी जाओ मेरे सैनिकों, आगरा में जाओ, जहाँ पे मेरे दादाजी का मकबरा बना उसको खोदो, और जो भी बचा हुआ है, जो भी उनका बॉडी का पार्ट वाली बात, तो कुछ बचा ही नहीं हुआ। आप सभी को पता है ये सिंबल्स ही होते हैं जो थोड़े बहुत है, मिट्टी कह लो, उस जल्दी जल्दी उसको निकालो और जहाँ पे किसको काबुल में दफन करो। तो बाबर एक ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया था। पहले कहाँ पे दफनाया गया था? आगरा में। कहाँ पे दफनाया गया था? आगरा में। और उसके बाद कहाँ पे दफनाया गया? काबुल में। कहाँ पे? काबुल में। तो बाबर के 2 मकबरे थे, पहला कहाँ पे था? आगरा में, और दूसरा कहाँ पे था? काबुल में था। क्लियर? याद नहीं रहता तो ऐसे याद रखना, आका। कैसे याद रखोगे? आ का। कैसे याद रखोगे? आ का, आ से आगरा, का से काबुल। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? तो अब्दुल रहीम खान खाना की कहानी रितु मैम की जुबानी। क्लियर? बात समझ में आई? ये हो गया आपका अब्दुल रहीम खान खाना। नेक्स्ट देखिए, ये हैं भाई बीरबल। इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा? सभी जानते हैं। बीरबल के बारे में कौन नहीं जानता होगा? सभी जानते हैं। चलो आपको आज बीरबल और अकबर की एक कहानी सुनाते हैं। सुनना पसंद करेंगे? चलो देखिए, एक बार क्या हुआ, बीरबल जो था ना अकबर का सबसे फेवरेट हुआ करता था। तो जितने भी दरबार के जो मंत्री थे ना वो बीरबल से जलते थे कि अकबर सारा काम इसको ही क्यों देता, मुझे हमें क्यों नहीं देता। तो एक बार क्या हुआ, दरबार लगा हुआ था, अकबर बैठा था, अकबर बैठे थे। बीरबल जो है दरबार में थोड़ा सा लेट हो गया, मतलब आया नहीं, थोड़ा सा अभी आना बाकी था, मतलब आया ही नहीं। ठीक है, तो जितने भी मंत्री थे ना वो इस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया। उन्होंने अकबर को भड़काना शुरू कर दिया कि कैसा आपका वो है नवरत्न, अभी तक दरबार में आया नहीं, ये समय का कोई है ही नहीं, उसको समय का कोई पंचुअल ही नहीं है, अभी तक आया नहीं है। आप उसको इतना योग्य समझते हो, आप हर काम उसको देते हो, हम भी तो योग्य हैं, आप हमें अब काम क्यों नहीं देते हो। तो अकबर को तो बहुत हुआ कि ये बीरबल की बुराई कर रहे हैं, लेकिन अकबर इनको भी नाराज़ नहीं कर सकते थे, अपने दूसरे मंत्रियों को। तो अकबर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देते हो, अगर आप उस क्वेश्चन का सही आंसर दे देते हो तो आज के बाद सारे काम मैं आपको ही दूंगा। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं देते हो तो आपको फांसी की सज़ा पक्की है। ठीक है, 3-4 बंदे थे, उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अकबर ने उनसे पूछा कि मुझे बताओ कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। वो सोचने लग गए कि क्या हो सकती है संसार में सबसे बड़ी चीज़। तो अकबर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम देता हूँ, आप लोग सोचो, आराम से सोचो, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर क्वेश्चन का आंसर गलत हुआ तो आपको फांसी की सज़ा पक्की है। ठीक है, वो तीनों बाहर आ गए, तीनों सोचने लगे क्या हो सकता है। तो एक ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ तो भगवान है, दूसरे ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज़ तो भूख है, तीसरे ने कहा कि भगवान कोई चीज़ है नहीं, भूख कोई चीज़ थोड़ी ना है, भूख में तो चीज़ खाई जाती है। तो उसने कहा कि ये दोनों क्वेश्चन के आंसर, दोनों आंसर तो सही नहीं है, राजा हमें फांसी दे सकते हैं। अब तीनों को टेंशन होगी कि भाई अगर हमने गलत आंसर दिया तो ये तो हमें फांसी पे चढ़ा देंगे, अब करें क्या, अब समझ ही ना आए। तो उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना बीरबल के पास जाया जाए और बीरबल से ही पूछा जाए। देखो बीरबल की बुराई कर रहे थे वो लोग, बीरबल के पास, क्योंकि बीरबल ही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बीरबल के पास वो चले गए। बीरबल को ये सारी बातें पहले से ही पता थी। ठीक है जी, बीरबल के पास गए, उन्होंने सारा हाल सुना दिया कि भाई ऐसे ऐसे राजा ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, आंसर देना है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है कि संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। बीरबल ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। वो कहते ठीक है, वो कहते जैसा करोगे वैसे तुम्हें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो कहते ठीक है। उसने कहा कि एक पालकी लेकर आओ। तो 2 जने पालकी ले आए, पालकी समझते हो ना, बैठने वाली, राजा जहाँ पे बैठता है। कहते ठीक है। बीरबल ने कहा कि मैं इस पे बैठता हूँ, 2 जने जो हैं पालकी उठाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। वो कहते तीसरा क्या करेगा, तीसरा जो है मेरी जुतियाँ उठाएगा। जुतियाँ समझ गए ना आप, जुतियाँ उठाएगा। तो 2 तो पालकी उठा रहे हैं और एक क्या उठा रहा है, जुतियाँ उठा रहा है। ठीक है जी, वो तीनों हैं पालकी को लेकर कहाँ आ जाते हैं, राजा के दरबार में। राजा ये सारा कुछ देख रहे थे और राजा मंद ही मंद मुस्करा रहे थे, क्योंकि उनको तो पता चल गया था बीरबल के बारे में।
तो राजा ने कहा कि बीरबल ये क्या हो रहा है, तुम पालकी में बैठ के आए हो, नीचे ये है। तो बीरबल ने कहा कि राजा साहब इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है गर्ज, ज़रूरत। वो कहते हैं ना कि इसको मेरी ज़रूरत थी, इसको कि तेनू मेरी गढ़ सी ताई तू मेरे को लाई सी, तेनू मेरी गढ़ सी ताई तो तू मेरे को लाई, मतलब तुझे मेरी ज़रूरत थी तभी तू मेरे पास आई। बात समझ में आई? तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ज़रूरत है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके, हालांकि उस दुश्मन से आप नफरत करते हो, लेकिन अगर आपको उस बंदे से ज़रूरत है आप उसके पास जरूर जाओगे। तो इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? गर्ज। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ज़रूरत है कि तेनू मेरी गर्ज सी था तो मेरी कलाई सी, है ना। बात समझ में आई? तो ये है दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? गर्ज। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता है किंतु परंतु हमें उसी के पास जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ के लिए कैलिबर है, क्योंकि राजा की भी तो आंखें हैं, राजा भी तो देख सकता है ना कि कौन सा किस में कैलिबर है। बात समझ में आई? तो ये है अकबर और बीरबल की कहानी, रितु मैम की जुबानी। आपके पता ही ये अकबर के नवरत्नों में सबसे मेन कौन था? ये बीरबल था। सबसे मेन कौन था? बीरबल था। आप सभी जानते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े, पता चला क्या हो सकता था। चलो हाँ जी, बताइए कौन? ये तो आप खुद बताओगे मुझे, बताओ कौन है ये? कौन है? मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि मैम इसे मुल्ला दो प्याजा क्यों कहते हैं, ऐसे अजीब सा नाम क्यों है? आपको इसका नाम सुन के हंसी आ रही होगी, जहाँ तक मुझे तो बहुत हंसी आती है। जब भी मैं ये नाम सुनती हूँ ना मुझे हंसी आ जाती है, मेरे फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके फेस पे स्माइल लेकर आते हैं, तो उनमें से ये पर्सन एक है जो फेस पे स्माइल लेकर आते हैं। बात समझिए, इनके नाम से ही है स्माइल। मुल्ला दो प्याजा नाम अजीब है तो आपके फेस पे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगी? स्माइल आ जाएगी। और स्माइल का काम करता है, जो हंसाता है। तो मुल्ला दो प्याजा अकबर के नवरत्नों में क्या थे? हंसाने का काम करते थे। क्या करते थे? हंसाने का काम करते थे। एक व्यंग्यकार थे, मतलब कि एक कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन थे। बात समझ में आई? क्या थे? कॉमेडियन थे। क्लियर? क्यों? और एक चीज बताऊं, इन्हें मुल्ला दो प्याजा क्यों कहा जाता है? मुझे कल ही पता चला। ये भी सुनो, ये अपनी जब खाना खाते थे ना तो अपनी थाली के अंदर, अपनी प्लेट के अंदर हमेशा दो प्याज रखते थे, हमेशा। चाहे वो सुबह खाएं, चाहे वो दोपहर को खाएं, चाहे वो रात को खाएं, जब भी इन्होंने खाना खाना अपनी प्लेट में दो प्याज जरूर रखने, अपनी प्लेट में दो प्याज जरूर रखने। तो इस वजह से लोगों को हंसी आती देख के कि ये दो प्याज क्यों रखता है। इस वजह से अकबर ने नाम ही इनको क्या रख दिया? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा मतलब हमेशा क्या खाते थे? दो प्याज खाते थे। और ये क्या करते थे? कॉमेडियन, हंसाने का काम करते थे। तो ये है मुल्ला दो प्याजा, देख सकते हैं आप। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आई? तो ये भी अकबर के नवरत्नों में क्या थे? एक थे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं ये कौन है? ये कौन है? इनके हाथ में एक बाउल है, देख सकते हो। इनके हाथ में एक बाउल है। बाउल मोस्टली रसोई में ही मिलता है, हमें किचन में ही मिलता है। बाउल जो होते हैं, जो कटोरियां होती हैं, बाउल जिसे आप कहते हैं, वो कहाँ पे मिलते हैं? हमें रसोई में मिलते हैं। रसोई में हम क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। तो ये अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो क्या थे? बावर्ची थे। क्या थे? बावर्ची थे, मतलब कि शेफ थे। क्या थे? शेफ थे। क्या थे? शेफ थे, या खाना बनाने का क्या करते थे? काम करते थे। खाना इतना अच्छा बनाते थे कि अकबर इनसे इतना इंप्रेस हुआ कि इन्होंने अपने नवरत्नों में ही से क्या कर लिया? शामिल कर लिया। इनका नाम क्या है? नाम क्या है? नाम तो बताना ही मैं भूल गई। हकीम हुकाम। क्या नाम है? हकीम हुकाम। हकीम हुकाम इनका क्या है? नाम है। ये खाना बनाने का काम करते थे। ये बावर्ची थे, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते थे? शेफ कह देते हैं। तो ये शेफ का काम करते थे। अकबर इनसे बहुत इंप्रेस था। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आया? क्लियर? स्टूडेंट समझ में आ गया? क्लियर है? इसी के साथ आपके 8 नवरत्न हो चुके हैं। एक नवरत्न आपका रह गया है। इसकी पिक्चर हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको नाम बता देती हूँ। ये है फेजी। क्या है? फेजी, जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, आप सभी को बता देती हूँ। ये अबुल फजल का भाई था। कौन था? अबुल फजल का क्या था? भाई था। अबुल फजल का क्या था? भाई था। ये रियल भाई था। फेजी के बारे में, फेजी सबसे बड़े कवि थे।
क्या थे? कवि थे, पोएट थे। क्या थे? पोएट थे। क्या थे? पोएट थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भगवत गीता, भगवत गीता एंड लीलावती। लीलावती, लीलावती एक मैथ्स की बुक है, गणित की बुक है, मैथ्स की बुक है, भगवत गीता और लीलावती। इन दोनों का इसने क्या किया था? फारसी भाषा में क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। तो याद रखिएगा, भगवत गीता, लीलावती, इन दोनों ही किताबों का फेजी ने क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। क्लियर? बात समझ में आई? और ये अबुल फजल का क्या है? भाई है। अबुल फजल का क्या है? भाई है। भगवत गीता एंड लीलावती जो की थी एक मैथ की बुक थी, इसका इसने क्या किया था? फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? ये थे अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्नों की कहानी, रीतू मैम की जुबानी। होप सो आप लोगों को ये जो अकबर के नवरत्न हैं वो आप लोगों को याद हो गए होंगे, आप लोगों के दिमाग में बैठ गए होंगे। स्टूडेंट, मेरा हमेशा से यही उद्देश्य रहा, वैसे भी एक टीचर का हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि जो भी करवाया जाए बच्चों को अच्छे से समझ में आए, और दूसरी बात, बच्चे उनको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें ताकि इन फ्यूचर उनको कभी ज़रूरत ना पड़े कहीं से और पढ़ने की, मतलब कि कुछ और करने की। क्योंकि आपके अगर आप लोगों ने टॉपिक कर लिया ना तो आप जिंदगी में ना भूलें, बस मेरा यही मकसद रहता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इनका एग्जाम है, उनके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, आप सभी को पता है टेस्ट सीरीज जो है स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग ज्वाइन करते हो तो आप लोग सीटेट पक्का ही क्लियर कर लोगे। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी? आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आया कि नहीं आया? अपने जो भी आप लोगों के मन में चल रहा है, जो भी मन में उथल पुथल चल रही है, प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे पक्का आप लोग कमेंट सेशन में मुझे शेयर करके जाइएगा कि आज का आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अकबर के नवरत्नों की कहानी आप लोगों को कैसे लगी, समझ में आया कि नहीं आया, याद हुआ कि नहीं आया। क्योंकि अगर आप लोगों को ये चीज़ें याद होती हैं बाय ट्रिकी वे में, तभी मैं आगे की क्लास लेकर आऊँगी, तभी मैं और ट्रिक्स लेकर आऊँगी। क्योंकि अगर आप लोगों को याद ही नहीं है तो होती हैं तो फिर फ़ायदा क्या मुझे ऐसी क्लासेस बनाने का। अगर आप लोगों को लगता है कि रितु मैम आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग वे में करवा सकते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को आज की क्लास कैसे लगी। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। हम इसी तरह की नई नई ट्रिक्स और नए नए इंटरेस्टिंग वे के जो टॉपिक हैं हम लाते रहेंगे और आप लोगों को हिस्ट्री जो है इंटरेस्टिंग, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि हिस्ट्री जो है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाकर रहूँगी, जो आप लोगों के लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट था कभी। अब नहीं लगता मुझे कि आप लोगों की हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हिस्ट्री को मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बना के रहूँगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम, जिससे कि आप लोगों को हर प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए, और सबसे बड़ी बात, मेहनत कीजिए अगर आपको कुछ बनना है तो। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कैसी लगी आप सभी को क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है, आप लोगों को लगता है कि मैम ने हमें हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में करवाई है, आप लोगों को लगा कि हिस्ट्री जो हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट हुआ करता था, बोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था, उसको मैम ने हमें इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो जरूर आप लोग हमारे नए बैच जो 20 जून को स्टार्ट होने वाला है, PSTET का बैच, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हम या कोई भी सब्जेक्ट है, PSTET का कोई भी सब्जेक्ट है, हमारी पूरी टीम के द्वारा आपको पूरे इंटरेस्टिंग वे में करवाया जाता है। क्लियर? अगर आपको 20 जून का बैच ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या करना है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले जो एंड्रॉयड यूजर जो फोन वाले हैं उनको अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो आईफोन वाले हैं उनके लिए डाउनलोड करना है द इंस्टीट्यूट ऐप। इसके लिए आपको फिल करना ORG कोड। इसके बाद ये करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। इसके अंदर आपको कोर्सेज जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके सामने आपको कोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सारे कोर्स आ जाएंगे कि कौन कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन करना है, तो आप PSTET के कोर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आपको पेमेंट किस तरह से देनी है, तो आपके लिए पेमेंट का सामने ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप यहाँ पर कोई भी कूपन कोड यूज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, कूपन कोड कोई भी यूज कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप AC 512 यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है। AC 512 अगर आप यूज करते हैं तो ये मेरा कूपन कोड है, तो आप जो है मेरे अंडर में आ जाएंगे। कोई भी टीचर का आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं
आपकी मर्जी है, क्लियर। लेकिन अगर आप AC 512 यूज़ करते हैं तो आप मेरे अंडर में आ जाएंगे, ताकि मैं आपको हर चीज़ की अपडेट दे पाऊंगी। अगर यहाँ पे कूपन कोड आप फिल करते हैं, उसके बाद में इस सब करने के बाद में आपके साथ में आएगा आई एम इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ पे ये जो आएगा, आपके पास मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास पेमेंट के लिए आपके पास रिगार्डिंग आएगा कि आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, UPI कार्ड, नेटवर्किंग, वॉलेट एंड EMI। उसके बाद जिस तरह से आप करना चाहते हैं, जिस तरह से सुटेबल है, आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 77101040 पे डायल कीजिए। आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह की अपडेट मिल जाएगी, क्लियर। थैंक यू सो मच।